everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 9 of electrochemistry. And in today's video, we are going to focus on two topics. First one is factors affecting conductance of an electrolytic solution, and the second one is variation of molar conductance and equivalent conductance on dilution. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yes. So this is electrochemistry part number 9, and the focus will be on these two topics. First one is factors affecting conductance of an electrolytic solution. जब भी हम बात करते हैं conductance की, so what do you mean by conductance? Conductance is basically the reciprocal of resistance. मतलब कि कितना कंडक्ट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. ठीक है. कंडक्टेंस होती किसकी वजह से है? आयंस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस. अब ये आयंस जो है ये कितनी आसानी से मूव कर पा रहे हैं उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, ये इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट रहा है, ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की. इसके अलावा हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जो कि मेजरली अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को. सबसे पहले we will be discussing about temperature, and then we will be discussing about nature of solvent, then nature of solute, or we can say that it is electrolyte. तो ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती है. So let us discuss about the effect of temperature on the conductance of an electrolytic solution. Whenever we talk about temperature, so temperature supplies the kinetic energy to the ions. Kinetic energy जो है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो हम ये कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विल इंक्रीज. On increasing the temperature, kinetic energy will increase, and later on it will affect on the conductivity of the electrolytic solution. ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजंस हैं. एक तो ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और दूसरा है डिक्रीज इन द सोल्वेशन ऑफ आयंस. हम सबको मालूम है कि आयंस जो है वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज. जब ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसको सराउंड करे सोलवेंट के आयंस. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं NaCl की बात कर रही हूँ, तो Na यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और Cl यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख रहा है. तो हमने इसको एक सोल्यूशन में डाल रखा है. अब सोल्यूशन भी जो है वो वाटर का जब सपोज हम ले रहे हैं, तो वाटर में भी फर्दर क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव होगा. ठीक है, चाहे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन वाटर की भी पोलैरिटी होगी. तो ये क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो हमारे पास Na पॉजिटिव का आयन है इसको वाटर का नेगेटिवली चार्ज आयन सराउंड कर रहा होगा. ठीक है, और इसी तरीके से जो Cl नेगेटिव है उसको वाटर का H पॉजिटिव आयन सराउंड कर रहा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का H के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव है वो सराउंड कर रहा होगा Cl नेगेटिव को सब जगह से, जबकि हम बात करते हैं अपने Na पॉजिटिव की, तो Na पॉजिटिव को डेल्टा नेगेटिव सराउंड कर रहा होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि आयंस की क्या हो गई? सोल्वेशन होगी. सोल्वेशन मतलब सोलवेंट के आयंस जो है वो सराउंड कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को. तो इस वजह से जब आयंस को सराउंड करते हैं सोलवेंट के आयंस, ठीक है, सोलवेंट जब आयंस को सराउंड करता है तो ये वाले आयंस की मोबिलिटी हो जाती है कम. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इनकी मोबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ये भारे हो जाते हैं. तो इस वजह से अगर मोबिलिटी कम हुई, मोबिलिटी यानी कि इनकी मूवमेंट कम हुई, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी. अब होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ने की वजह से इनकी सोल्वेशन भी नहीं हो पाती.
क्योंकि सॉल्वेशन के लिए पहले टिका तो होना चाहिए आयन, ठीक है। अब ये आयन्स खुद ही इतनी फास्ट मूव कर रहे होते हैं कि इनके आसपास कोई दूसरा आयन आके टिक जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होने लग जाता है। तो इस वजह से आयन की सॉल्वेशन नहीं होती, और अगर आयन की सॉल्वेशन नहीं होती तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, मोबिलिटी ज्यादा होती है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा। इसी तरीके से अगर किसी सोल्यूशन की विस्कोसिटी कम होगी यानी गाढ़ापन कम होगा, तब भी आयंस को उस सोल्यूशन में पास करना आसान रहेगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और लेटर ऑन हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ती है। फर्दर हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का काम मेन क्या होता है, सॉल्वेंट का काम होता है कि आयंस को सेपरेट करना। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास दो तरीके के आयंस हैं, इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, सॉल्वेंट। अब सेपरेट कैसे होगा, ये डिटरमाइन करता है किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ही ज्यादा आसानी से आयन सेपरेशन होगी, और जितनी आसानी से आयन सेपरेशन होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मोबिलिटी। यानी आयंस उतना मूव करेंगे जितना उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट माना जाता है जब हमें ये कंडक्टिविटी का देखना होता है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाई है, दैट इज 81। फिर मिथाइल अल्कोहल जिसकी बहुत वैल्यू कम है, दैट इज 35। फिर हमारे पास इथाइल अल्कोहल दैट इज 27, एंड देन इफ वी टॉक अबाउट एसीटोन दैट इज 21। सो वी कैन से अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेटा दे रखा है तो हम कंडक्टिविटी का भी बता सकते हैं कि जो वाटर है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास मिथाइल अल्कोहल की कंडक्टिविटी, देन वी विल बी हैविंग इथाइल अल्कोहल, एंड लेटर ऑन वी विल बी हैविंग एसीटोन। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन कर भी रखी है, अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज आयोनाइजेशन डिवाइडेड बाय 100। ये अल्फा एक्चुअल में है क्या, ये अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है जी। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं तो उसमें से 99 90 इतने तो डिसोसिएट कर रहे हैं, इतने डिसोसिएट कर रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो आयन ज्यादा होंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वीक है तो 100 में से मान लीजिए 20 या 30 ही टूटे, बाकी अनडिसोसिएटेड रह गए, तो इस वजह से वहां पे कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ये बहुत ही मैटर करता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे मेरे को आपको पॉइंट बताना था। ये हमने पढ़ लिया कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी की जगह यू कैन जस्ट राइट डाउन कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने पे बढ़ती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा तो हमारे पास चाहे लैम्डा एम है यानी कि मोलर कंडक्टेंस, चाहे हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज। बट बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे कंडक्टिविटी लिख दिया था, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, कंडक्टेंस आएगा, ठीक है। कंडक्टेंस कोई भी हो, चाहे लैम्डा एम है चाहे लैम्डा इक्विवेलेंट है, दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंक्रीज होने पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। इस बात को आपने याद रखना है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंक्रीज होने में, ठीक है। तो हमने तीन फैक्टर्स पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा टेम्परेचर, फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्वेंट जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे, फिर हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अल्फा यानी कि परसेंटेज आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगी, ज्यादा, और वीक के केस में क्या होगी, कम। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन।
बहुत आसान है। इसको समझने के लिए आप एक, मैंने लिखा भी हुआ है वैसे तो, बट आप पहले एक रफ में समझिए मेरे से कि क्या बताना चाह रही हूँ। डाइल्यूशन जब हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डाइल्यूशन यानी कि पानी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, पतला कर रहे हैं किसी सोल्यूशन को। जब हम पानी मिक्स कर रहे हैं तो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। पर अगर पहले कोई चीज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब पानी मिक्स करने पे वो कॉन्सेंट्रेटेड कम हो गई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। या यूं कह लो कि जब हम मोल्स पर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और ये बात भी सच है कि डाइल्यूशन करने पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। क्योंकि डाइल्यूशन किससे कर रहे हैं? पानी से। पानी का क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई, और वो क्या करता है? आयंस को अलग करता है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे आयन सेपरेट होते हैं, हमारे पास डिसोसिएशन बढ़ती है। डिसोसिएशन बढ़ती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन भी इंक्रीज करेंगे। दोनों चीजें हैं। बट यहाँ पे एक चक्कर होता है, मोल भी इंक्रीज करते हैं हमारे पास, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, लेकिन एक हद तक ही मोल इंक्रीज करते हैं। ये मोल्स का इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि वॉल्यूम का इंक्रीज होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन तो या मोलैरिटी तो यही होता है ना, मोल पर वॉल्यूम। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म बड़ी है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। ठीक है। जब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी हमेशा डिफाइन होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, कि 1 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ ऑफ सेपरेशन है और 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कंडक्टिविटी डिफाइन होती है। जब हम बात करते हैं लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट की, तब हम ये बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर की, और इनकी लेंथ इस हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, या कह लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस हिसाब से एडजस्ट किया होता है कि सारा का सारा सोल्यूशन बीच में आ जाए। अब स्टूडेंट्स दोनों चीजों में ना डिफरेंस है। जब हम एक पोर्शन यानी जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूशन करने पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। मान लीजिए मेरे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं, इसमें मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही मद्देनजर रख रही हूँ। तो ये हमने टेंथ में भी पढ़ा होता है कि अगर इतने से पोर्शन में मान लो पहले 10H पॉजिटिव आ रहे थे तो डाइल्यूशन करने पे यहाँ पे सिर्फ 4H पॉजिटिव आएंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, तो कंडक्टिविटी तो कम ही हुई ना, कंडक्टिविटी तो कम हुई। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे कंडक्टिविटी क्या हुई? कम हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट की, तो वहां पे हमारे पास एरिया हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सारा का सारा सोल्यूशन आ जाए। और जब हम हमारे पास इतनी ज्यादा आजादी होती है तब हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल तो H पॉजिटिव आयंस या ओवरऑल तो आयंस का नंबर बढ़ ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम सोलवेंट डालने जा रहे हैं, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो डिसोसिएशन तो बढ़ रही है। डिसोसिएशन बढ़ रही है तो आयंस तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो हम इनफाइनाइट, अब तो हम जितना मर्जी एरिया ले लें, तो हम जितना मर्जी एरिया ले लें। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया हमने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, और ओवरऑल एरिया में हमारे पास आयंस बढ़े हैं। आयंस बढ़े हैं तो कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी नहीं, आयंस बढ़े हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि डाइल्यूशन के ऊपर जब हम डाइल्यूट करते हैं तो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कप्पा, कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, जबकि लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। एक पॉइंट तो हमें ये समझना है। अब हम एक और चीज देखेंगे, वो है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही काफी टूटा होता है, काफी टूट जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट इतना टूट नहीं पाता है क्योंकि उसका नाम ही वीक है, वो इतना डिसोसिएट नहीं कर पाता। तो जब हम एक बनाए ग्राफ, चाहे आप यहाँ पे लैम्डा एम ले लो
चाहे आप यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक आप ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लैम्डा एम और कॉन्सेंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ बना रही हूँ। एक मैं और चीज बता दूं कि क्योंकि हम डाइल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिख रही हूँ तो आप अपने आप समझें कि अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो डाइल्यूशन की बात हो रही, डाइल्यूशन बढ़ रही। ऐसे ही इधर भी आपके पास जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो डाइल्यूशन बढ़ रही है। यहाँ पे मैंने ग्रिड्स बिल्कुल इस वजह से यूज किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या डिफरेंस बताना चाहते हैं। क्या आप ये पॉइंट नोट कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर है ये पॉइंट और ये इस लाइन के डाउनवर्ड है। ये देखिए, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो मैं ग्राफ बना रही हूँ ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब हमने तो ये देखा था कि दोनों का कंडक्टिविटी जो है वो ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज करना चाहिए, जो कि कर भी रहा है। आप देखिए ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे भी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। बट टू आवर सरप्राइज बट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि दोनों का ग्राफ डिफरेंट आया, ग्राफिकली दोनों का डिफरेंट आया। उसको कैसे एक्सप्लेन करें वो अभी हम देखेंगे। आप देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी इसकी कंडक्टेंस ऑलरेडी हायर है जबकि वीक की कम है। ये एक मेन चीज है। उसके बाद आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इधर से हमारे पास वैल्यू इंक्रीज कर रही है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ही रैपिड इंक्रीज आ रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ही रैपिड इंक्रीज आ रहा है जबकि स्ट्रॉन्ग में इतना इंक्रीज नहीं आ रहा। एक और चीज, मैथ्स में हम एक टर्म यूज करते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब जो कभी भी इंफिनिटी पे जाने के बावजूद वो मीट अप ना करे। तो ये जो चीज है ये इंक्रीज तो होती रहेगी, लेकिन हम क्या देखेंगे, ये कभी भी इस वाली चीज को मीट अप नहीं करेगा। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट नो डाउट डाइल्यूशन करते 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 इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन कभी भी इतनी नहीं होगी कि ये एग्जैक्ट एक लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में हम एक्स्ट्रापोलेशन करके एक फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है और डाइल्यूशन जो है वो इंफिनिटी कर दी है, तब हमारे पास एक लैम्डा एम की वैल्यू आएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लैम्डा एम जीरो से डिनोट करेंगे। लैम्डा एम नोट का मतलब है कि C टेंड्स टू जीरो, यानी कॉन्सेंट्रेशन जीरो, आपने डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दी। और लैम्डा एम इंफिनिटी का मतलब है कि आपने बहुत ही ज्यादा, लैम्डा एम जीरो का मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा एम इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दो मेन ग्राफ्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जस्ट सपोज ये एक KCl के लिए ड्रॉ किया गया है और जस्ट सपोज ये CH3COOH के लिए ड्रॉ किया गया। KCl is a strong electrolyte, CH3COOH is a weak electrolyte। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। अब एक बार जो भी हमने पढ़ा है इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देख लो। Weak electrolytes like acetic acid is what? Weak electrolyte have low value of lambda m and lambda equivalent at higher concentration। क्या ये आपको क्लियर हुआ था? क्या आपको समझ आ गया था? हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसकी वैल्यू कम थी और स्ट्रॉन्ग की ज्यादा थी। मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करके आना, ये जस्ट समझाने के लिए था। सो द मोलर क्या नहीं ड्रॉ करके आना, ये ब्लू वाली लाइन ड्रॉ नहीं करके आनी। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, चलो अब आगे। तो weak electrolytes like acetic acid have low value of lambda and lambda equivalent at high concentration। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है कैसे? ऑन डाइल्यूशन। लिमिटिंग वैल्यू आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में कभी नहीं कर सकते क्योंकि वो एसिम्पटोट बनाता है, कभी भी टच नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप नोट करें तो हाई वैल्यू होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डेफिनेटली इंक्रीज आता है। एक लिमिटिंग वैल्यू को हम एक्स्ट्रापोलेट करके अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि वेरिएशन किस तरीके से डिफाइन होती है, हमारे पास डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होती है, चाहे वो मोलर है चाहे इक्विवेलेंट है। और फिर हमने ये भी देखा था कि फैक्टर्स क्या क्या है जो कि अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस पर।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। So this is all about today's class. See you in the next class. Bye bye. Take care.